मैं डॉक्टर सुरेश यादव आपके लिए एक नया टॉपिक एक्सीलरेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र लेकर के फिर से हाजिर हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसका लास्ट सेगमेंट जो है वो है किडनी रेगुलेशन। यूरिन का जो रेगुलेशन होता है, यूरिनरी सिस्टम का रेगुलेशन जो होता है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन वहां से पुट होते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। टॉपिक है एक्सीलरेटरी सिस्टम उत्सर्जित तंत्र। उत्सर्जित तंत्र को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि है क्या चीज है। देखो, जब अपन भोजन करते हैं तो उससे 2 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, एक ठोस के रूप में और एक द्रव के रूप में। जो लिक्विड फेज में होता है तो उसका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? उत्सर्जित तंत्र के द्वारा। और जो ठोस अवस्था के अंदर अपने अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका उत्सर्जन किसके द्वारा किया जाता है? यूरिन स्टूल के द्वारा, मल के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अब लिक्विड जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है उनको क्या कहते हैं अपन? उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। उत्सर्जित तंत्र में कौन कौन सहायक होते हैं? मेनली किडनी काम करती है, उसके अंदर यूरिनरी जो सिस्टम होता है वो काम करता है। इसके अलावा भी जो है स्किन है, लंग्स है, ये सब। बात करें अपन मनुष्य उत्सर्जन तंत्र की और एक्सीलरेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो कौन कौन से पार्ट है मेनली उनको समझने के लिए एक बार देखिए। किडनी मेन जो पार्ट है वो किडनी होता है जिसके अंदर जो है यूरिन फिल्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद में यूरेटर्स, मूत्रवाहिनियां, ये जो यूरिन वृक्क जो है इसके अंदर जो है वो यूरिन आता है, मतलब लिक्विड जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आता है, जैसे यूरिया है, अमोनिया है। इसके अलावा बाकी सब जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर आते हैं या फिल्टर होकर के आवश्यक पदार्थ वापस ले जाए जाते हैं गुदरी के अंदर और यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद में क्या करते हैं? यूरेटर। दूसरा पार्ट कौन सा अपना? यूरेटर। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के अंदर आता है। फिर उसके बाद में कहाँ आता है? मूत्राशय के अंदर आकर के स्टोर हो जाता है और जैसे ही मूत्राशय के अंदर स्टोर होता है तो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर पास आउट कर दिया जाता है। अब देखो कौन कौन से पार्ट हैं? किडनी हुआ, दूसरा यूरेटर्स, मूत्रवाहिनियां हुई। मूत्रवाहिनियां कौन सी हैं? जो किडनी से और मूत्राशय के बीच के अंदर नलीनुमा संरचना पाई जा रही है उनको क्या कहेंगे अपन? मूत्रवाहिनियां कहेंगे। मूत्रवाहिनियां जिस थैलेनुमा बैग लाइक स्ट्रक्चर में आकर के खुल रही है उसको क्या कहेंगे अपन? मूत्राशय कहेंगे। और मूत्राशय से स्टोरेज जो यूरिन है वो बाहर पास आउट हो रहा है और जिस मार्ग के द्वारा पास आउट हो रहा है उसको क्या कहेंगे अपन? मूत्र मार्ग कहेंगे। पदार्थ के आधार पर अपन जीवों को 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करें, दूसरे वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करें और तीसरे वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करें। इनमें सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करें। ये जो इनकी विषाक्तता का जो कारण है, इनकी टॉक्सिसिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है, फिर इसके बाद में यूरिया टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक जो है वो यूरिक एसिड होता है। इसीलिए जो ज्यादा टॉक्सिक होता है उसके उत्सर्जन के लिए वाटर की ज्यादा आवश्यकता होगी, जो कम टॉक्सिक होगा उसके लिए उत्सर्जन के लिए जल की कम आवश्यकता होगी। इसीलिए अमोनिया जो है उसके उत्सर्जन के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता होगी। तो ऑब्वियसली उसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं? जो जनरली एक्वेटिक मीडियम में रहने वाले जीव होंगे वो होंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो आप इसको, इस प्रकार के जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? अमोनोटेरिक कहलाते हैं। समझे? फिर उसके बाद में जो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? एक तो बोले कि जो अस्थिर मछलियां हैं, जो स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियां हैं वो क्या होंगी? अमोनोटेरिक होंगी। फिर उसके अलावा कौन होंगे? उभयचर जो है, उभयचर मतलब मेंढक, जो मेंढक का पूरा ग्रुप है वो क्या होता है? उभयचर कहते हैं उसको। अपन डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे आगे चलकर के उभयचर किनको कहेंगे। तो ये उभयचर प्राणी जो है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। फिर उसकी बात करें आगे जलीय कीट, वे इंसेक्ट्स। अपन देखते हैं कि इंसेक्ट मैक्सिमम जो होते हैं वो लैंड पर पाए जाते हैं, पृथ्वी पर या धरातल पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीट भी होते हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं। तो जल के अंदर पाए जाने वाले जो कीट होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? मेनली अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक बात है। अब भी इसके बाद में आता है दूसरा, यूरिया जो है वो इसके बजाय कम टॉक्सिक है, कम जहरीला है, कम विषाक्त है, इसीलिए इसके उत्सर्जन के लिए बजाय अमोनिया से कम वाटर की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीव है जो कम पानी जो है वो पीता है या कम पानी ग्रहण कर रहा है तो भी किसका उत्सर्जन करेगा? वह यूरिया का उत्सर्जन करेगा। समझ में आइएगा? फिर उसकी बात करें ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? यूरियोटेरिक कहलाते हैं। यूरियोटेरिक वे जीव होंगे जो किसका उत्सर्जन करेंगे? यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। समझे? फिर उसके बाद में आ रहे हैं इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे? पहला है मैमल्स, सभी के सभी स्तनधारी। एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं जो एक्वेटिक कैप्चर के हों, लेकिन सामान्यतः मैमल्स क्या होंगे? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। फिर उसके बाद में कौन से होंगे? समुद्री मछलियां। अब देखो मछलियां एक अपन यहाँ पढ़ी है समुद्री मछलियां और एक यहाँ पढ़ी है अस्थिर मछलियां। ये अस्थिर मछलियां जो होती हैं वो ज्यादातर कैसी होती हैं? वे स्वच्छ जलीय होती हैं और ये समुद्री मछलियां जो होती हैं वे लवण जलीय होती हैं। क्योंकि लवण जलीय मछलियां जो होंगी उनको एक तरह से कहा जाए कि वो धरती पर पाई जाने वैसी कंडीशन में होंगी, क्योंकि आसपास एनवायरनमेंट के आसपास जो है उनमें लवण की मात्रा ज्यादा होगी और लवण की मात्रा ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा? वो
ज्यादा पदार्थ को या ज्यादा जल बाहर उत्सर्जित नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जैसे मान लेते हैं कि कोई मछली जो है ऐसी मीडियम में, इनकी बात करें अपन समुद्री मछलियां, ऐसी मीडियम है जिसके अंदर NaCl सोल्ट जो है पोटेशियम वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो वो क्या करेगी, यहाँ से जल बाहर उत्सर्जित कम से कम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट, बॉडी इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर खुद की टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ क्या करेगी, वो पदार्थों का या जल का उत्सर्जन करे। तो ये जो है वो जल का कम से कम उत्सर्जन करेगी। इसीलिए क्या होगा, ये उत्सर्जन किसका करेगी, यूरिया का उत्सर्जन करेगी। क्योंकि ज्यादा जल का उत्सर्जन कर रही होती तो उसके साथ में अमोनिया को पास आउट कर सकती थी, लेकिन ये किसका करेंगे, यहाँ पर यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, स्तरीय उभयचर। सभी के सभी उभयचर कैसे होंगे, स्तरीय होते जनरली। उभयचर का मतलब ये है कि जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, लेकिन उनके लिए सीमित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो उनको क्या कहेंगे अपन, स्तरीय उभयचर। जैसे सैलामेंडर जो होता है बाहर की तरफ पाया जाता है, स्थल पर पाया जाता है, वो किसका उत्सर्जन करेगा, यहाँ पर यूरिया का। फिर उसके बाद में बात करें अपन यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल जो है वो और भी कम टॉक्सिक है, इसीलिए इसके उत्सर्जन के लिए जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। आगे बात करें, ठोस अवस्था के अंदर उत्सर्जित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पक्षी जो होते हैं वो अपना स्टूल पास आउट करते हैं, तो उसी दौरान वो क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर देते हैं। अब वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं तो उनको जो है उत्सर्जन के लिए जल की कम आवश्यकता होती है, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहेंगे अपन, यूरिकोटैली कहेंगे। समझ में आ रही बात? अब ऐसे जीव जो है कौन से होंगे, एक तो सरीसृप होंगे। सरीसृप जो होते हैं वो ऑब्वियसली बात है कि डेजर्ट जोन में पाए जाते हैं, धरातल पर पाए जाते हैं, जहाँ कम जल होता है वहां पर पाए जाते हैं, इसीलिए किसका उत्सर्जन करेंगे, वो यूरिक अम्ल का। इसी के साथ साथ पक्षी जो होते हैं, जो पक्षी होते हैं वो किसको उत्सर्जन करेंगे, यूरिक अम्ल का। एक बार और देखना, एग्जाम में पूछा जाता है यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर कह हट जाता है ऑप्शन में कोई आता है कि ऐसे जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं, तीनों ऑप्शन में होते हैं, और जल्दीबाजी में अपन क्या कर देते हैं, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक को एक ही पढ़ लेते हैं, और गलती भी वहां होती है जहां पर ये यूरियोटैलिक अपने को दिख जाता है। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले को अपन क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सजग रहें, क्योंकि जो कीवर्ड है उसमें यहाँ पर सब कुछ छुपा हुआ है। इसीलिए एग्जाम में जल्दी से जल्दी गलत ये होता है कि यूरिकोटैलिक होते हैं, इन दोनों को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जल्दीबाजी में इसको टिक कर देते हैं। तो ध्यान से पढ़ें इसको, यूरिकोटैलिक उसको कहेंगे जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करें, और यूरिक अम्ल का यूरिया का उत्सर्जन करने वाले क्या कहेंगे अपन, यूरियोटैलिक कहेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र की, और उसके अंदर जो अपन पढ़े थे अपनी स्टार्टिंग में बात हुई है कि कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। मेनली किडनी होती है, यूरेट्रस होती है, मूत्रवाहिनियां होती है, मूत्राशय होता है और मूत्रमार्ग होता है। तो पहला टॉपिक अपना कौन सा हो गया, किडनी, वृक्क की बात कर रहे हैं अपन। तो इसकी पहले शेप साइज या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह की संरचना होती है। ये दिखने में जो है उसकी शेप जो होती है वो सेब के बीज के आकार की होती है। फिर उसकी लेंथ जो होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। जो इसके वेट होता है वो कितना होता है, 120 से 170 ग्राम तक का होता है। इसको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहा जाता है। इसको समझने की कोशिश करना कि ये रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन क्या होता है। सामान्यतः जो अपने अंतरांग जो होते हैं वो अंतरांग किस कंडीशन में होते हैं कि ऐसा कोई ऑर्गन है तो बाहर की तरफ जो है वो उदर गुहा से उसका आवरण जो होता है, उदर गुहा या वक्ष गुहा का आवरण उसके बाहर की तरफ पाया जाता है। लेकिन ये रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन जो होता है वो इस तरह से होता है कि बाहर जो है वो पीछे की तरफ पाया जाता है, अपने T12 से L3 पर इसकी सिचुएशन होती है, मतलब थोरेसिक 12 वर्टिब्रा से लेकर के लंबर 3rd वर्टिब्रा तक पाया जाता है। मतलब कि थोरेसिक जो होती है उसकी 12वीं कशेरुका से लेकर के और लंबर की 3री कशेरुका तक का इसका सिचुएशन होती है। अब देखो ये पीछे की तरफ होती है क्योंकि अपनी ये बॉडी है, बॉडी का आगे वाला उधर वाला पार्ट हो गया, इसके जस्ट की पीछे वाली बात करते हैं जहाँ बैकबोन होती है। अब इस बैकबोन वाले पार्ट की बात करें तो इस तरह से चिपकी रहती है ये, मतलब कि एक तरफ से तो जो है वो उधर गुहा से आवृत रहती है, लेकिन एक तरफ से ये किससे चिपकी रहती है, बाहर की उधर से चिपकी रहती है, इसके बाह्य जो आवरण होता है उससे चिपकी रहती है। इसका मतलब है कि एक तरफ से उधर गुहा से आवृत होती है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कह रहे हैं अपन। तो भाई जो यूरिनरी सिस्टम में अपन पहला टॉपिक पढ़े हैं अपन ने किडनी, दूसरा है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या करती है, किडनी से जो यूरिन होता है उसको कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद में कहाँ लेके जाती है, नीचे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके जाती है। ये कैसी संरचना होती है, नलिकानुमा संरचना होती है जो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये किडनी को यहाँ मूत्राशय तक जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है। फिर उसके बाद में जो है इस जो यूरेट्रस होती है उसकी आगे वाला जो पार्ट है, किडनी की तरफ वाला जो भाग होता है वो कीप के नुमा फनल शेप में होता है। ये वाला जो है वो कीप के नुमा संरचना होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। समझ में आ रही है। इस प्रकार से क्या होगी अपनी यूरेट्रस। तंत्र का नेक्स्ट
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें मूत्र वाहिनियां यूरेट्रस आकर के खुलती है। अब इसकी ये क्या काम करता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है वो किडनी के द्वारा जो फिल्ट्रेट किया हुआ यूरिन जो है उसको संग्रहित करने का काम करता है। और कितना संग्रहित करता है, 700 से 800 ml तक का यूरिन संग्रहित कर सकता है एक टाइम पर। इसकी बात करें तो ये जो है ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो 3 स्तरों से बना होता है। 3 स्तर कौन कौन से हैं, एक बाह्य स्तर होता है, एक मध्य स्तर होता है और एक अंत स्तर होता है। बाह्य स्तर जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, इसका मतलब इस तरह से बनाए अपन तो बाहर की तरफ वाले स्तर क्या कहेंगे अपन, बाह्य स्तर। फिर उसके बाद में कहेंगे अपन मध्य स्तर, मध्य स्तर वाला ये वाला भाग हो गया। और इसके बाद में अंदर की तरफ जो पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे अपन, अंत स्तर। अब बात ये है समझने की कि मध्य स्तर जो होता है वो मोटा होता है और पेशियों का बना होता है। और ये पेशियां जो होती है वो अनैच्छिक पेशियां होती है, मतलब इस पर जो है मनुष्य का कंट्रोल नहीं होता है, एरेखित पेशियों का बना होता है। इसके बाद की बात करें तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, मूत्राशय जो होता है वो नीचे जो है नलिकानुमा संरचना में निकलता है, इसको क्या कहते हैं अपन, मूत्र मार्ग। अब मूत्र मार्ग जहां से खुल रहा है उस स्थान पर जो है एक इंस्पिक्टर वाल्व पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जो क्या करता है, ऐच्छिक पेशी की तरह काम करता है। जैसे इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है तो क्या करता है, बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही अपन यूरिन पास आउट करते हैं बाहर की तरफ तो क्या करता है, खुल जाता है। तो ये क्या होता है, ऐच्छिक पेशियों का बना हुआ इंस्पिक्टर होता है। समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद में अगर बात करें अपन आगे अंत स्तर की, अंत स्तर जो होता है वो इसकी कोशिकाओं का बना होता है। तो इन तीनों में जो होता है वो मध्य स्तर जो होता है वो अधिक मोटा होता है। मूत्र मार्ग की लंबाई जो है वो पुरुष में 15 सेंटीमीटर होती है और मादा जो होती है उसके अंदर 4 सेंटीमीटर होती है। मादा में ये यूरिथ्रा जो है केवल यूरिन को बॉडी से बाहर की तरफ या बाहर वेजाइना में स्रावित करता है, जबकि यहाँ पर नर में जो है वो यूरिन और सीमन वीर्य दोनों का स्रावन करता है। फिर इसके बाद में जो होते हैं नर के अंदर इस यूरिथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। ये जो प्रोस्टेटिक पार्ट जो होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर आने वाली नलीनुमा संरचना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है झिल्लीनुमा भाग, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो होता है वो इससे भी छोटा, इन तीनों का सबसे छोटा भाग होता है। और ये कहाँ से, प्रोस्टेट ग्रंथि से, और जो पेनिस जो होता है, सिस्टम जो होता है वहां तक वो कनेक्टिव लिंक होती है, बहुत छोटा भाग होता है। फिर इसके बाद में होता है तीसरा शिश्नीय भाग, पिनाइल यूरिथ्रा। पिनाइल यूरिथ्रा जो होता है ये सबसे लंबा पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट होता है उधर गुहा से बाहर निकल करके बाहर की तरफ खुलता है। और कार्पस स्पोंजियोसम, इस पेनिस का एक पार्ट होता है कार्पस स्पोंजियोसम, इसके थ्रू बाहर की तरफ खुलता है। हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, किडनी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में देखें तो अपन किडनी का अगर ट्रांसफर सेक्शन काट दें, मान लेते हैं अपने किडनी ली और किडनी का अपन ट्रांसफर सेक्शन काटा और उस ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद अपने को इस तरह की किडनी अपने को दिखाई देती है। इसके 2 पार्ट अपने को बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। बाहर वाला जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। अंदर वाले भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन, मेडुला कहते हैं। मेडुला के कुछ भाग जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं। ये वाली जो संरचना होती है ये बाहर की तरफ निकली रहती है, जो मेडुलरी पिरामिड कहलाती है। इसी प्रकार से जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं उनके बीच में छोटी छोटी गेप होते हैं, इन गेप को क्या कहते हैं अपन, वर्टिकल गेप, ब्रक स्तंभ कहते हैं। फिर उसके बाद में अंदर की तरफ ये कैलिनुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स के अंदर जो है वो यहाँ से जो नेफ्रॉन, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है नेफ्रॉन, वो आकर के इसके अंदर खुलती है, संग्राहक नलिकाओं से आपस में एसोसिएट होकर के खुलती है। और यहाँ से खुलने के बाद में कहाँ जाती है, ये पेल्विस के अंदर खुलती है। और पेल्विस में खुलने के बाद में कहाँ जाती है, ये यूरेट्रस के अंदर, मूत्र वाहिनी के अंदर जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना अपन पहले ही बता चुके हैं कि किडनी की जो क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, लगभग 10 से 12 लाख किडनी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो नेफ्रॉन होती क्या संरचना है उसकी बात कर लेते हैं अपन। नेफ्रॉन इस तरह की एक संरचना होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर निम्न 6 पार्ट पाए जाते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो क्या है, मेल्विक इकाई, दूसरा है ग्रीवा नेक, और तीसरा जो पार्ट है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल, समीपस्थ सममित नलिका। चौथा जो पार्ट है वो है लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद जो पार्ट आता है वो कौन सा है, दूरस्थ सममित नलिका, डीसीटी। और लास्ट में जो होता है वो कौन सा होता है, संग्राहक नलिका। देखने की कोशिश करेगा, मेल्वियन काय जो होता है उसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक तो होता है बोमेन कैप्सूल, आप देख रहे हैं एक पैरेनुमा संरचना है, इसको कहते हैं अपन बोमेन कैप्सूल। और एक होती है गुच्छ केशिकाएं। गुच्छ केशिकाएं जो होती है वो इफरेंट आर्टरियोल्स होती है, अभिवाही धमनी की सहायता से क्या होती है, जुड़ी रहती है, अंदर की तरफ आता है और बाहर की तरफ क्या होती है, ये
जो अपवाही धमनिका जो होती है उसके द्वारा बाहर निकलती है, और यहाँ पर बीच में जो होती है गुच्छनुमा संरचना बनाती है। इस प्रकार से बनी हुई संरचना क्या कहती है, केसीय गुच्छ कहते हैं। और जो ये वाला जो भाग है पैरेनुमा संरचना जो होती है वो क्या होती है, इसके अंदर बोमेन कैप्सूल होता है। बोमेन कैप्सूल से आगे चलते हैं तो एक छोटी सी सीधी संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं अपन, ग्रीवा कहते हैं, नेक कहते हैं। अब देखो ये मेलपिगियन काय है उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है। ये जो बोमेन कैप्सूल जो अपन पैरेनुमा संरचना बता रहे हैं उसमें स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं क्या करती हैं, इनको अपन पोडोसाइट कहते हैं। पोडोसाइट क्या करती है, यहाँ से हुक के नुमा संरचना बनाती है, और ये जो बाहर से केशिकाएं आ रही है उनको होल्ड करने का काम करती है, इनको पकड़ने का काम करती है। स्पेशल प्रकार की कोशिकाओं को क्या कहा अपन ने, पोडोसाइट। क्या कहा है, पोडोसाइट, पोडोसाइट। अब ये पोडोसाइट कोशिकाएं जो होती है इनका क्या काम करती है, जो गुच्छ केशिकाएं जो होती है उनको होल्ड करने का काम करती है। साथ ही साथ में जो ये गुच्छ केशिकाएं होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से क्या करता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से ब्लड आ रहा है तो ब्लड प्यूरिफाई होकर के किसमें आ जाता है, बोमेन कैप्सूल की गुहा के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं पीसीटी की, समीपस्थ समलित नलिका की। अगर बात करें तो ये किससे जुड़ी रहती है, ग्रीवा से जुड़ी रहती है इधर, और इधर किससे जुड़ी रहती है, लूकोफेंडे से। अब ये जो पीसीटी वाला जो भाग होता है, इस पीसीटी वाले भाग में छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती है, जिनको अपन क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर पाए, ब्रश बॉर्डर कहते हैं। ब्रश बॉर्डर जो होती है इसके सरफेस से, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, जिसकी सहायता से क्या करती है, जो भी अवशोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण फास्ट या सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या करती है, वो ज्यादा से ज्यादा अवशोषण का कार्य करती है। फिर उसके बाद में हेनले लूप जो होती है, इसकी देखो तीन भुजाएं होती है। एक ये वाला भाग जिसके अंदर क्या जा रही है, नीचे की तरफ जा रहा है, एक कौन सा होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, एक कौन सा होता है, इसका एसेंडिंग पार्ट होता है। तो इसके तीन पार्ट हो गए, हेनले लूप की भुजा जो हेनले लूप होता है उसकी तीन भुजाएं होगी। पहला जो होता है वो डिसेंडिंग पार्ट होता है, जो नीचे की तरफ जा रहा होता है। दूसरा जो ट्रांसवर्स जा रहा है उसको क्या कहते हैं अपन, ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले। एंड थर्ड जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं अपन, एसेंडिंग पार्ट, मतलब आरोही भुजा कहते हैं इसकी। फिर इसके बाद में जो है वो आरोही भुजा जो होती है किसकी सहायता से जुड़ी होती है, वो दूरस्थ समलित नलिका जुड़ी रहती है। ये दूरस्थ समलित नलिका जो होती है स्पेशल कंडीशन में, किसी हार्मोन या एंजाइम की उपस्थिति में या हार्मोन की उपस्थिति में जनरली ये इसका जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करती है। और फिर इसके बाद में ये जो यूरिन यहाँ से चल के जा रहा होता है वो संग्राहक नलिका के अंदर चला जाता है। देखो एग्जाम में एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि इन छहों में से कौन सा भाग जो है वो नेफ्रॉन का नहीं है। तो नेफ्रॉन के भाग तो यही तक कंप्लीट हो जाते हैं। जो डीसीटी वाला भाग है नेफ्रॉन के टोटल 5 ही भाग होते हैं। छठा भाग जो होता है वो संग्राहक नलिका जो होती है वो किसका भाग नहीं होता, नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि संग्राहक नलिका जो होती है वो एक से अधिक नेफ्रॉन को जोड़ती है। इधर कोई नेफ्रॉन होगा तो उसको भी ऐसे जोड़ेगी, इसके ऊपर कोई नेफ्रॉन होगा तो उसको जोड़ेगी। इसका मतलब ना इसका भाग है ना इसका भाग है, इसका मतलब क्या है, ये संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं है। जो नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर पाया किस तरह से पाया जाता है, अब देखने की कोशिश करें आप। जैसे ये वाला भाग जो है इसको उठा करके इस तरह से लेके जाएं और यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से बना सकता हूँ। ये मेलपिगियन काय हो गई, ये पीसीटी हो गई, ये हो गई, और फिर इसके बाद में क्या हो गया, लूकोफेंडे हो गया, फिर इसके बाद में डीसीटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लाइनिंग है इसके ऊपर वाले भाग को कहाँ पर पाए जाएंगे, कोर्टेक्स में। ये वाले भाग कोर्टेक्स के अंदर पाए जाएंगे और ये वाला भाग किसमें पाया जाएगा, मेडुला के अंदर पाया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मेडुला के अंदर क्या होगा, हेनले लूप। एक बार एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था कि कौन सा भाग जो होता है मेडुला के अंदर नहीं पाया जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो ये ऑप्शन में था, ये पाया जाता है, बाकी ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन से नहीं पाए जाते, ना तो मेलपिगियन काय पाई जाती है, मेलपिगियन काय भी कहाँ पाई जा रही है, कोर्टेक्स वाले भाग में पाई जा रही है। ग्रीवा वाला भाग भी कहाँ पाया जा रहा है, इसके अंदर कोर्टेक्स वाले भाग में पाया जा रहा है। फिर उसके बाद पीसीटी वाला जो भाग होता है वो भी कहाँ पाया जा रहा है, वो भी कोर्टेक्स के अंदर पाया जा रहा है। केवल हेनले लूप जो है वो मेडुला के अंदर पाया जा रहा है। और फिर उसके बाद में डीसीटी वापस किधर आ गई है, इसके अंदर आ गई, तो डीसीटी वापस किधर आ गई, बाहर की तरफ कोर्टेक्स वाले भाग में। तो ये क्या हो जाएंगे, कोर्टेक्स वाले भाग में कौन कौन आ जाएंगे, मेडुला वाले भाग में क्या आएगा, ये लूकोफेंडे आएगा। मूत्र निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म समझने के लिए अपने को पहले नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेनी है। सबसे पहले ये वाला जो भाग है उसको क्या कहेंगे अपन, मेलपिगियन काय। फिर इसका ये वाला भाग जो था वो नेक ग्रीवा वाला भाग हो गया। फिर इसके बाद में ये वाला जो कुंडलित नलिका जो है उसको क्या कहेंगे अपन, पीसीटी समीपस्थ समलित नलिका कहेंगे। फिर उसके बाद में ये वाला जिससे बड़ा व्यास का भाग होता है उसको क्या कहेंगे अपन, हेनले लूप कहेंगे। फिर हेनले लूप के बाद में वाला जो भाग होता है उसको क्या कहेंगे अपन, डीसीटी कहेंगे। डीसीटी के बाद में इसको संग्राहक नलिका कहेंगे। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो है वो इन 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो चरण है वो क्या है, परानिषंदन, दूसरा है वर्णात्मक पुनःअवशोषण, और तीसरा जो है वो क्या है, स्त्रावण। पहला जो है परानिषंदन, उसको समझने की कोशिश करें। ये इस तरह से अपन पहले बता चुके हैं कि ये जो मेलपिगियन काय होती है वो 2 भागों से
वोमेन कैप्सूल। अब वोमेन केसिका गुच्छ जो होती है उसमें एक नलिका आती है और एक नलिका बाहर निकलती है। जो आती है उसका व्यास बड़ा होता है और जाती है उसका व्यास ऐसा होता है छोटा होता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि मान लेते हैं कोई ऐसा बड़ा पाइप है उसमें से पानी आ रहा है और छोटे पाइप में पानी जा रहा है तो अधिक प्रेशर से पानी बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है इसमें जैसे ही बड़े पाइप से मतलब अभिवाही धमनी जो होती है उसका व्यास अधिक होता है जिसके कारण जो है अपवाही धमनी होती है उसका व्यास थोड़ा कम होता है। तो अभिवाही इन दोनों के जो व्यास में अंतर है उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर मूत्र जो है छन करके वोमेन संकुल जो होती है उसकी गुहा के अंदर जाता है। अपन पहले ही कह चुके हैं कि इसकी केसिका गुच्छ जो होती है उसके नीचे वाले जो पार्ट होता है वो छोटे छोटे छिद्री युक्त होता है। तो इसमें से क्या होता है कि अधिकांश भाग जो होता है इसमें आरबीसी और कुछ ब्लड प्रोटीन को छोड़ करके बाकी सब के सब पदार्थ छन करके कहाँ जाते हैं वोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं और अभिवाही धमनी के अंदर वो ब्लड प्रोटीन और आरबीसी उसके अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद बात करें कि वोमेन कैप्सूल के अंदर जो आकर के छना वो पदार्थ उसको क्या कहेंगे अपन अल्ट्राफिल्ट्रेट कहेंगे, परानिषंदक कहेंगे उसको। परानिषंदक होता है उसके अंदर जो होता है डब्ल्यूबीसी जो होती है उसके अंदर जो होती है कोई उच्च देहरी पदार्थ ग्लूकोज होता है, सोडियम होते हैं, लवण होते हैं, बाकी ये सब चीज इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे ही इसके अंदर नीचे की तरफ जाता है तो चूंकि अपन ब्लड का अधिकांश भाग इसके अंदर आ चुका है, क्योंकि इसकी अधिकांश भाग इसके अंदर आ चुका है और अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पीसीटी वाला भाग होता है उसके अंदर ब्रश बॉर्डर पाई जाती है जो उनके अवशोषण एरिया को बढ़ा देती है। तो यहाँ से जैसे ये निकलती है तो यहाँ से जो होता है जो आवश्यक पदार्थ जो होते हैं सोडियम है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या फिर इनके अलावा और अन्य विटामिन है, लवण से जो बाकी जो अपने को चाहिए होते हैं वो पदार्थ क्या करते हैं यहाँ से अवशोषित कर दिए जाते हैं। अवशोषित करने के बाद वापस कहाँ डाल दिए जाते हैं इस नलिका के अंदर डाल दिए जाते हैं जिसके कारण वो ब्लड की जो है वो कंसंट्रेशन या ब्लड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स बना रहता है। फिर उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ आता है तो उसमें सेलेक्टिव पदार्थ होते हैं अवशोषित होते हैं। जैसे इसकी नेफ्रॉन जो है एनेलूप जो इसकी डिसेंडिंग लिम्फ जो है वो नीचे वाला भाग जो होता है वो किसके लिए पारगम्य होता है, वो जल के लिए पारगम्य होता है, लवण के लिए पारगम्य नहीं होता है। तो मान लेते हैं इससे जल यहाँ पर अधिक हुआ तो जल बाहर की तरफ आ जाएगा, समझ आ रही बात। तो इसकी फिर इसके बाद जैसे ही जल बाहर की तरफ आता जाता है तो नीचे जाते जाते उसका जो ब्लड का जो अपन छलितर था उसका कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन है वो लगभग 300 होता है और यहाँ पर जाते जाते कितना होता है 1200 हो जाती है इसकी कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद में जैसे ये डिसेंडिंग लिम्फ में एसेंडिंग लिम्फ में ऊपर की तरफ चढ़ता है तो एसेंडिंग लिम्फ में ऊपर की तरफ चढ़ती क्या करता है ये लवण NaCl, ये लवण के लिए पार्टिकल होती है तो लवण वगैरह का उत्सर्जन कर देता है। तो बाकी कंसंट्रेट जो यूरिन जो होता है उसको पीसीटी के अंदर या बीसीटी के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखो डीसीटी के अंदर जाने के बाद में जो है कुछ ऐसे पदार्थ से कैल्शियम है, कुछ लवण है, जल है, वो कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन कंडीशन में अपन वहां पर उसका क्या कर लेते हैं अवशोषण करते हैं। उस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन और एडीएच दो हार्मोन काम आते हैं। इस एल्डोस्टेरोन और एडीएच वो दोनों के दोनों हार्मोन जो क्या काम करते हैं यहाँ पर आवश्यक पदार्थ जो अति आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण या उत्सर्जन का काम करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में पदार्थ का काम कहाँ पर क्या जाते हैं इसके अंदर। अब देखो परानिषंदन का भाग है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है कि इन दोनों नलिकाओं के अंदर जैसे इसका व्यास में अंतर होता है तो छन करके यहाँ आ जाता है। ये वाली क्रिया क्या कहलाती है परानिषंदन क्रिया कहलाती है। वोमेन कैप्सूल की गुहा के अंदर यूरिन छन करके आ गया उसको क्या कहा पढ़ने परानिषंदन। फिर कह रहे हैं इसके अंदर पुनरावशोषण। पुनरावशोषण का मतलब है कि जैसे ये पदार्थ नीचे की तरफ आ रहा है तो पीसीटी की सहायता से वापस ब्लड के अंदर स्थानांतरित हो रहा है। इस नलिका से निकल के कहाँ जा रहा है वो इस नलिका से निकल के बाहर की तरफ जा रहा है और ब्लड के अंदर जा रहा है। तो इस क्रिया क्या कहेंगे अपन पुनरावशोषण। पुनरावशोषण किन किन पदार्थों का होगा जो बॉडी को अति आवश्यक होते हैं और परानिषंदन के अंदर छन करके वापस आ गए हैं उनको उन पदार्थों का क्या होगा पुनरावशोषण। फिर होता है इसके अंदर सेलेक्टिव सीक्रेशन। इसके बाद सीक्रेशन में क्या होता है इससे मान लीजिए अपन ये एफिडेंट अभिवाही जो धमनिका जो होती है इसके अंदर बाहर की तरफ जा रही है। अब अभिवाही धमनिका के अंदर कभी कभार क्या होता है कि जैसे अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक अम्ल है, कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ इसमें छनते नहीं है और सीधे इसके अंदर चले जाते हैं। अब वो अपशिष्ट पदार्थ बॉडी में घूमते रहेंगे तो हानिकारक रहेंगे। अब वो पदार्थ जो है वापस इसके अंदर डाले जाए, वापस जो है नेफ्रॉन की किसी न किसी भुजा के अंदर डाले जाए तो इस क्रिया क्या कहते हैं अपन स्त्रवण कहते हैं। अब स्त्रवण की क्रिया होती कैसे है समझने की कोशिश करना। ये वाली जो नलिका है वो कहाँ पर क्या आती है यहाँ पर आकर के पॉइंट होना स्टार्ट होती है। यहाँ पर आकर के पॉइंट होना स्टार्ट होती है और वापस इनसे पॉइंट होकर के बाहर की तरफ निकल जाती है इस तरह से। इस तरह से निकल गई। अब देखो वहां से ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद में यहाँ छन गया उस क्रिया क्या कहा हमने परानिषंदन। परानिषंदन होने के बाद में क्या हुआ यहाँ पर इन पदार्थों का जो चाहिए होता है वो इनमें अपशिष्ट पदार्थ होता है उनके अंदर पीसीटी में रख दिया और जो चाहिए नहीं होता है अपशिष्ट पदार्थ नहीं होता है वो होता है वो क्या कर देते हैं ब्लड के अंदर अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर रख देते हैं पीसीटी में। वो
फिर उसके बाद में यहाँ तक चल रहा है प्रोग्राम पूरा। फिर उसके बाद में जो तीसरा पार्ट है स्त्रावण, देखो जैसे ही इसके अंदर यहाँ से गया तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ इसके अंदर रह गए थे, वो अवशिष्ट पदार्थ क्या करेंगे, या तो यहाँ से वापस डाल दी जाएंगे, यहाँ से वापस डाल दी जाएंगे, या फिर जल हुआ तो यहाँ से वापस डाल दी जाएंगे। तो जैसे ही इस अभिवाही नलिका के द्वारा नेपटून की किसी न किसी भुजा के अंदर अपशिष्ट पदार्थों का वापस डालना क्या कहलाता है, ये स्त्रावण कहलाता है। इसको पुनः स्त्रावण भी कह देते हैं। समझ आ रही बात? अब देखो क्रिया क्या हुई है उसको एक बार तसल्ली से फिर से समझ लें कि ये जो मेलपिगियन काय है उसके दो भाग होते हैं, एक तो वोमेन कैप्सूल होता है और एक चरित्र होता है। बाहर से आने वाली नलिका जो होती है उसका व्यास बड़ा होता है और अंदर से निकलने वाली नलिका जो होती है उसका व्यास कैसा होता है, छोटा होता है। इन दोनों के व्यास में जो अंतर होता है उसकी वजह से यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ क्षरण या ब्लड जो है रुधिर क्षरण किया जाता है, जिसको परानिसर्जन कहते हैं इस क्रिया को। जैसे परानिसर्जन आता है तो जैसे पीसीटी के अंदर नीचे की तरफ स्थानांतरित होता है तो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो पीसीटी से निकल करके इस ब्लड की नलिका जो होती है ये वापस आके उस नलिका के अंदर स्त्रावण कर दी जाती है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने को चाहिए होती थी उसका सिलेक्शन किया, मतलब वर्ण किया और उसके बाद में इसको क्या कर दिया अपन ने, इसका नामकरण कर दिया। फिर उसके बाद में जो है स्त्रावण का काम होता है। स्त्रावण की बात यह है कि जैसे मान लेते हैं कि इस नलिका के अंदर भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच गए होते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, वापस नेफ्रॉन के अंदर डालने की क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, स्त्रावण कहते हैं। जो यूरिन जो होता है ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो होता है वो 180 लीटर पर डे के हिसाब से स्थापित होती है। जो यहाँ पर वोमेन कैप्सूल के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, परानिसंचरण होता है, वो कितना होता है, 180 लीटर पर डे के हिसाब से। और अपन यूरिन का पास आउट कितना करते हैं, लगभग 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर का स्त्रावण करते हैं। इसका मतलब लगभग 99% भाग जो होता है वापस ब्लड के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। तो ये जो होती है उसको जीएफआर कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, जीएफआर। जीएफआर कितनी होती है, 180 लीटर पर डे के हिसाब से इसमें अंदर होती है। टॉपिक अपना वृक्क की क्रिया का नियमन। बात करते हैं अपन पहली जो क्रिया है किस तरह से नियंत्रित होती है, एडीएच। ये एक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो मुख्यतः हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किया जाता है। एंटी डाययूरेटिक देखो नाम से विदित है, एंटी डाययूरेटिक। डायूरेसिस का मतलब होता है कि बार बार यूरिन आना, इसको क्या कहते हैं अपन, डायूरेसिस कहते हैं। तो ये क्या करता है, डायूरेसिस का विरोध करेगा। तो जैसे ही शरीर के अंदर जो है, ब्लड के अंदर जो होती है वो वाटर या H2O जल कंटेंट जैसे ही बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है वो कहाँ चला जाएगा, अपनी सुप्त अवस्था में चला जाएगा, इसका सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बार बार यूरिन होगा। लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर H2O जल जो होता है उसकी मात्रा कम हुई तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये डीसीटी वाले भाग में जाएगा और वहां से जो है डीसीटी वाला भाग इस तरह से था, जैसे अपन ने वोमेन कैप्सूल बनाया, वोमेन कैप्सूल के बाद में इस तरह से संरचना बनाई और ये हेलिकोप्टर डीसीटी वाला भाग था। तो ये डीसीटी वाला भाग था, उसके अंदर जैसे ही ब्लड में जो है वो ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो यहाँ से क्या करता है, ये वापस जल को ग्रहण करता है, जल को खींचता है और जल को खींचने के बाद में क्या करता है, वापस शरीर के अंदर जो होता है जल कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है और डाययूरेसिस मतलब बार बार मूत्र क्रिया को रोक देता है। पहली क्रिया तो गई ये। सेकंड रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड क्रियाविधि। नाम क्या इसका, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सेकंड क्रियाविधि। इसका मतलब यह है कि जैसे ही मान लेते हैं कि जीएफआर में कमी आती है, मतलब यह है कि वोमेन कैप्सूल के अंदर जो होता है अभिवाही धमनी से रुधिर कम आ रहा होता है और यहाँ पर फिल्ट्रेशन जो होता है वो कम हो रहा होता है। तो उस दौरान क्या होता है, किडनी के द्वारा रेनिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है, रेनिन का स्रावन किया जाता है। अब रेनिन क्या करता है, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये रेनिन जो होता है वो एंजियोटेंसिन को किस में परिवर्तित करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में परिवर्तित करता है। रेनिन किसको, एंजियोटेंसिनोजन को किस में परिवर्तित करता है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर परिवर्तित करता है। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो है वो वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वेसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे रुधिर वाहिनियां होती है उसके संकुचित कर देता है। तो जैसे बड़े पाइप से अगर पानी जाएगा तो धीरे फ्लो में जाएगा और छोटा पाइप होगा तो उसमें फ्लो में ज्यादा जाएगा, उतना ही वॉल्यूम का पानी जल्दी बह जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि रेनिन जो होता है वो किडनी के द्वारा स्रावित किया जाता है। कब, जब इसके अंदर जीएफआर में कमी आ जाती है। जीएफआर में जैसे कमी आती है तो किसका स्रावन होता है, किडनी के द्वारा रेनिन का। क्योंकि अपने ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजन पहले से पढ़ा रहता है, तो एंजियोटेंसिनोजन जो रेनिन की उपस्थिति में कैसे परिवर्तित हो जाता है, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में परिवर्तित हो जाता है। और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होती है क्या काम करता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर मतलब वाहिका संकुचन का काम करता है। वाहिका संकुचन का काम करता है तो क्या करता है, जीएफआर अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब जब जो
धीरे धीरे ब्लड आ रहा था वो तेज तेज ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा और यूरिन जो है जल्दी से फिल्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्रिया क्या कहलाती है आपकी? रास मैकेनिज्म। ज्यादा से ज्यादा